गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जमींदारी और जागीरदारी व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जमींदारी एवं जागीरदारी व्यवस्था, इसको हमने दो भागों में बांटा है। एक है आपकी जमींदारी व्यवस्था और दूसरी है जागीरदारी व्यवस्था। दोनों ही मध्यकालीन भारत की एक महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में एक है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कि जमींदारी व्यवस्था जो थी वो मूल रूप से कृषि पर निर्भर परंतु उत्पादन क्रिया में शामिल नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जमींदार जो होते थे वो कृषि पर निर्भर होते थे, यानी वो ग्रामीण समाज की रीढ़ माने जाते थे, वो कृषि पर आधारित होते थे, लेकिन कृषि कार्यों में वो संलग्न नहीं होते थे, उनको जमींदार कहा जाता था। दूसरी ओर अगर हम जागीरदारी व्यवस्था की बात करें तो जागीरदार जो होते थे वो शासकों से प्राप्त भूमि प्राप्त करते थे और उससे भूमि कर वसूल कर अपना वेतन पाते थे। अर्थात वे एक प्रकार से उनकी जो भूमि होती थी वो उनका निजी स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि वो राजा की भूमि होती थी और राजा की भूमि से वो करों की वसूली के माध्यम से अपने वेतन की प्राप्ति करते थे और राजा को सहयोग करते थे। इसका दूसरा पॉइंट जो है वो है विशिष्ट सामाजिक आर्थिक विशेषाधिकार। कहने का तात्पर्य है जो जमींदार होता था वो ग्रामीण समाज की रीढ़ होता था, उसे विशिष्ट सामाजिक आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसकी वजह से वो ग्रामीण समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता था। दूसरी ओर अगर हम जागीरदारी व्यवस्था की बात करें तो ये एक मनसबदारी व्यवस्था का अंग होता था। अर्थात अकबर के समय में, मुगल काल के दौरान में हम देखते हैं कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को शुरुआत की और इसी मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो सैन्य या सिविल अधिकारी होते थे, उनको वेतन जो है वो नगद या वेतन के रूप में दी जाती थी, नगद या भूमि के रूप में दी जाती थी। तो जो नगद वेतन पाते थे वो नकदी कहलाते थे और जिन्हें नगद वेतन नहीं दिया जाता था उन्हें जागीर दे दी जाती थी और वो जागीरदार कहलाते थे। इस प्रकार से ये मनसबदारी व्यवस्था के अंग होते थे। अब हम बात करते हैं जमींदारों की। तो इन्हें निजी भूमि के स्वामी होते थे, अर्थात जमींदारों की जो भूमि होती थी वो उनकी निजी संपत्ति होती थी, वो उसके निजी स्वामी माने जाते थे। दूसरी ओर जागीरदारों की बात करें तो इन्हें शासकों से प्राप्त भूमि होती थी और ये अस्थायी होती थी। कहने का मतलब है वो एक प्रशासनिक अधिकारी को भूमि उसके वेतन के लिए दी जाती थी और जब राजा को आवश्यकता होती थी वह उनकी जागीरें वापस भी ले सकता था या फिर वो उसको उस जागीर से स्थानांतरित भी कर सकता था। तो ये उनकी निजी भूमि नहीं होती थी, ये उनकी भूमि की जो प्रकृति थी वो एक प्रकार से अस्थायी भूमि थी। अब हमारे चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, ये मजदूरों से कृषि एवं उत्पादन का निजी उपयोग करते थे। कहने का तात्पर्य है जमींदार जो है वो मजदूरों से कृषि कार्य करवाते थे और उससे जो उत्पादन होता था वो उसका निजी उपभोग करते थे। जबकि हम जागीरदारों को देखें तो ये जो प्राप्त जागीर होती थी, जिसे हम भूमि कहते हैं, से अपने वेतनानुसार करों की वसूली करते थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि जागीरदार जो होते थे उनको भूमि जो होती थी वो स्थायी नहीं होती थी, उन्हें राजा से भूमि वेतन के बदले में उन्हें जागीर प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार से वो अपने जागीरों से जो भूमि कर जो राजा के द्वारा निर्धारित होती थी केवल उसी की वसूली कर सकते थे, उससे ज्यादा या कम नहीं वसूल कर सकते थे, लेकिन वो बड़ी सख्ती से इसकी वसूली करते थे क्योंकि यह उनके वेतन इस पे निर्भर करते थे। आगे चलेंगे। इन्हें अपनी भूमि गिरवी या बेचने का अधिकार है। स्वाभाविक है, जमींदारों की भूमि निजी थी और वे उसके स्थायी स्वामी थे, तो वो उनकी अपनी निजी संपत्ति को बेच या गिरवी रख सकते थे। दूसरी ओर अगर हम बात करें जागीरदारों की तो जागीरदार इनकी जागीरें अस्थायी और स्थानांतरित थी। मैंने आपको पहले ही बताया जागीरदारों को वेतन के बदले में भूमि या जागीर दी जाती थी और वे उन जागीरों से उनका निजी उपयोग नहीं कर सकते थे, ना ही उन राजा द्वारा निर्धारित करों से ज्यादा करों की वसूली कर सकते थे, बल्कि वे उन्हीं करों की वसूली करते थे जो राजा द्वारा निर्धारित होते थे और उनके माध्यम से वो अपनी जीविकोपार्जन करते थे, अपना वेतन प्राप्त करते थे। यानी इनकी जो जागीरें थे वो अस्थायी और स्थानांतरित थी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। शासकों के लिए करों की वसूली भी करते थे।
जमींदार जो होते थे वो अपने क्षेत्र में जमींदारी तो करते ही थे, साथ ही साथ शासकों के कहने पर उन्हें शासन में भी सहयोग करके अपने क्षेत्र से करों की वसूली करके राजा के केंद्रीय कोष में जमा कराते थे। इसके एवज में राजा द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। दूसरी ओर अगर हम बात करें जागीरदारों की, तो इनका प्रमुख कार्य ही करों की वसूली करना था, क्योंकि इन करों के माध्यम से ही ये वेतन पाते थे, तो ये करों की वसूली तो करते ही थे, यानी ये राजकीय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एक तरह से कार्य करते थे। इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, ये किले हथियारबंद सेनाएं, घुड़सवार, पैदल एवं तोप वाली गाड़ी भी रखते थे। कहने का मतलब है राजा अपनी सैन्य सेवाओं के लिए जमींदारों से कह सकता था और जमींदार भी राजाओं को समय समय पर अपनी सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए रहते थे, और इसके लिए वो सैन्य साजो सामान या पैदल, घोड़ा, इन सब किले, इन सब चीजों का वो निर्माण करते थे और राजकीय सहयोग देने का कार्य करते थे। दूसरी ओर अगर हम बात करें जागीरदारों की, तो ये भी अपने क्षेत्र में सामरिक संसाधन रखते थे। जिस प्रकार जमींदार रखते थे उसी प्रकार से जागीरदार भी, क्योंकि उनको वेतन तो रखना ही था, साथ ही साथ उन्हें अपने क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था भी बनाए रखना उनका उत्तरदायित्व होता था। इस वजह से वो सामरिक संसाधनों को भी रखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि जमींदार कृषकों का शोषण करते थे, परंतु फिर भी कृषक उनका सम्मान करते थे। कहने का तात्पर्य है कि जमींदार जो होते थे वो सदैव कृषकों से ज्यादा उत्पादन पाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ पाने के लिए सदैव उनका शोषण करते थे, परंतु इसके बावजूद क्योंकि उन्हें विशेष सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी ग्रामीण परिवेश में, और वो बहुत बड़े भूमि के स्वामी होते थे, इस वजह से उनका काफी सम्मान होता था और कृषक इतने शोषण के बावजूद भी उनका सदैव सम्मान करते थे। और अगर हम बात करें जागीरदारों की, तो जागीरदार भी करों की वसूली सख्ती से करते थे, अर्थात वे करों की वसूली में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करते थे, क्योंकि उनका वेतन ही उन पर निर्भर करता था। तो इसके कारण हम देख सकते हैं कि जागीरदार भी अपने क्षेत्र में लोगों का, कृषकों का शोषण करते थे, परंतु चूंकि इन्हें एक प्रकार की प्रशासनिक दायित्व प्राप्त है राजा की ओर से, इसलिए राजा के प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते कृषकों के द्वारा जागीरदारों का भी प्रॉपर सम्मान दिया जाता था। इस प्रकार से हम पाते हैं कि जमींदारी और जागीरदारी व्यवस्थाएं दोनों ही मध्यकाल के दौरान काफी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थी। इसमें अनेक समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी देखने को मिलती है। जहां एक और हम बात करें तो जमींदार जो है वो निजी भूमि के स्वामी होते थे और उनका व्यक्तिगत उपयोग करते थे, उसके उत्पादन पे, उसके उपभोग पे, और उसे बेचने या गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त था उनको, और आवश्यकता पड़ने पर राजा को सहयोग के लिए सैन्य सेवाएं या करों की वसूली आदि का कार्य भी करते थे और कृषकों का भरपूर शोषण करते थे। इसके बावजूद उन्हें सम्मान प्राप्त था। जबकि दूसरी ओर जागीरदारों की बात करें तो मध्यकाल में अकबर के द्वारा जब मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई, तो मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत यह एक प्रकार का प्रशासनिक पद होता था जिसके लिए लगभग सभी लोगों को मनसब प्रदान किए जाते थे, लेकिन सभी मनसबदारों को नगद वेतन देना संभव नहीं था। इस कारण उन्हें जागीर अर्थात भूमि प्रदान की जाती थी। इन जागीरों से वे वो सरकार के द्वारा जो तय की गई कर होती थी उसी की वसूली करते थे और उन करों के माध्यम से वो अपना वेतन प्राप्त करते थे। वो कोई भी अपने और से कर नहीं लगा सकते थे और वो राजा के नियमानुसार कार्य करते थे। उनका भी समाज में सम्मान था, वो भी अपने सैन्य दायित्वों की पूर्ति करते थे। उस क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य होता था। और हमने देखा कि जागीरदार जो है वो सामरिक संसाधनों को भी जुटाते थे, वहां पर लोगों से सख्ती से करों की वसूली भी करते थे, अर्थात वे वह उस क्षेत्र में शोषण भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद उनको समाज में काफी सम्मान प्राप्त था क्योंकि वे एक प्रकार से अकबर के प्रशासनिक या मुगलों के प्रशासनिक अधिकारी थे। इस प्रकार दोनों ही व्यवस्था तत्काल समाज में काफी ज्यादा प्रचलित थी और प्रसिद्ध थी। लेकिन आगे चलकर जागीरदारी व्यवस्था में अनेक प्रकार के दुर्गुण प्रविष्ट हो गए, जिसकी वजह से ये मुगलों के पतन का कारण भी बनी। और जमींदारी व्यवस्था में भी आगे चलकर जमींदारी व्यवस्था भी कुपित हो गई और इसमें भी भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया और ये दोनों ही व्यवस्थाएं मुगलों के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण भी बनी। तो इस प्रकार से हमारा यह विषय आज यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह विषय सरलता से मैं समझा पाया हूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।